बार में अगर पेशेंट हमारे पास जब भी आते हैं, अगर उनको मासिक में दिक्कतें होती हैं और अगर पॉकेट फ्रेंडली, जैसे कि मैं छोटे से शहर में काफ़ी ना बन पाना नहीं है, दिक्कत जहाँ शुक्राणु एक भी नहीं है, तो वो सारी दिक्कतें अगर नहीं है और सारी चीज़ें ठीक है फिर भी बच्चा नहीं फैला, तब कम से कम 6 महीना से अभी के लाइफ स्टाइल में जो पहले का जो माना जाता था कि 20 से लेकर के 35 साल से ज़्यादा होता है जो। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं शुद्ध बिहार डिजिटल न्यूज। आज हमारा खास कार्यक्रम सेहत अड्डा में हम खास एक टॉपिक लेकर आए हैं और उनके एक्सपर्ट डॉक्टर भावना से बात करेंगे। आज तेजी से इस भागम भाग के दौर में पुरुषों में बांझपन की शिकायत तेजी से बढ़ रहा है। पहले ये आमतौर पर महिलाओं में होता था। अगर कोई कपल बांझ हो गया तो सीधे, अगर किसी को संतान नहीं हुआ तो सीधे जो है महिलाओं को इसका दोष दिया जाता था, उनको कई तरह के ताने दिए जाते थे। लेकिन हम अब जो है हकीकत सामने आ रहा है कि पुरुषों में ही कमी है, जिसके वजह से कई कपल्स को बच्चे नहीं होते। आखिर पुरुषों में बांझपन क्यों बढ़ रहा है और बांझपन होता क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं को हम समझेंगे। औरंगाबाद और मगध इलाके के बड़े गायनी चिकित्सक डॉक्टर भावना जी से। डॉक्टर भावना जी, आपके मेरे खास कार्यक्रम में सेहत अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जो ये बांझपन होता क्या है? आमतौर पर अब पुरुषों में भी ये समस्या या ये बीमारी जो है पहले भी होता होगा, लेकिन अब तेजी से लोग इसके प्रति जागरूक रहे और ये खुलकर बात करें कि ये फलाना व्यक्ति या फलाना कपल में पुरुष में ये समस्या है। जी, बांझपन जो होता है कि अगर एक कपल जो है नियमित एक साथ से साथ में रहता है और वो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसको बांझपन कहते हैं। तब उसको होता है कि डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और आगे की जो भी जांच पड़ताल है परामर्श देता है उसको कराना चाहिए। ये कैसे डिटेक्ट करते हैं आप लोग ये समस्या जो पुरुष में है या महिला में है? बहुत सारी जांच होती है जो महिलाओं के लिए होती है, उनको जांच जो होते हैं वो पुरुषों के लिए होते हैं। जैसे पुरुषों के लिए होते हैं शुक्राणु की जांच, कुछ हार्मोन की समस्याएं भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें, शारीरिक संरचनाएँ में दिक्कतें हो सकती हैं। और महिलाओं में भी यही सब चीज़ें होती हैं, शारीरिक संरचना में कुछ कभी अंधा ना बन पाना, कई बार हार्मोन की हार्मोन सोर्स है उसकी वजह से ना बन पाना, उसके कारण से बच्चे बीमार। पहले तो आप लोग आमतौर पर जो है महिलाओं की जांच करते होंगे, जब दवा काम नहीं करता होगा तब आप लोग सोचते होंगे पुरुष को जांच कराना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहली बार में अगर पेशेंट हमारे पास जब भी आते हैं, अगर उनको मासिक में दिक्कतें होती हैं और अगर पॉकेट फ्रेंडली, जैसे कि मैं छोटे से शहर में काम कर रही हूँ, ये पहले जो मैं काम करती थी तो मैं दिल्ली में काम करती थी। अभी मैं क्योंकि मैं बिहार के औरंगाबाद जिले में छोटे से शहर में काम कर रही हूँ। यहाँ हमारे पेशेंट भी होते हैं जो छोटे से पॉकेट लेकर के इलाज के लिए आते हैं। जब इलाज के लिए आते हैं तो उनके पास 1000 रुपये होते हैं, कुछ 1000 रुपये लेकर के आते हैं। तो हो सकता है कि जब मैं कोई जाँच लिखूँ, जो सारी जाँचें जो हार्मोन टेस्ट होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, जो ना करा पाए, तो इसको देखते हुए मुझे लिखना होता है जो कि पेशेंट के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होता है। तो मैं कुछ कम जाँचें लिख सकती हूँ, तो मैं पहली ग्लैंस में हो सकता है कि मैं महिलाओं का कुछ हार्मोन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड सब मैं लिखती हूँ, लेकिन हाँ साथ में अगर उसके हस्बैंड हैं तो मैं शुक्राणु का जाँच ज़रूर लिखती हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ कि आगे उनको क्या क्या जाँचें करानी पड़ेगी और कब आना है और कब कराना है। और जो लोग रेगुलर कर सकते हैं डेफिनेटली हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का जाँच कराना चाहिए और उसकी पीड़ा करना। अच्छा, ये अगर किसी पुरुष में अगर ये बांझपन की समस्या है या किसी कपल से है तो इसका इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि आजकल छोटी छोटी समस्याएं हैं जो कि बांझपन का कारण होती हैं। कोई बड़ी समस्याएं नहीं होती, ज़्यादातर समस्याएं जो होती हैं जिसका उच्चारण नहीं होता वो काफ़ी छोटी समस्याएं होती हैं। बस छोटे छोटे इलाज से शुक्राणु का बढ़ जाना और समस्या का निदान पाना संभव है। लगभग कितने दिनों के इलाज के बाद कोई भी कपल जो है वो जो है अपने बच्चे को जन्म दे सकता है? कहना बहुत मुश्किल होता है कि कितने दिनों के इलाज के बाद पेशेंट ये पूछते हैं, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन होता है उनका। लेकिन जो लकी होते हैं कई बार वो 1 मंथ के प्रेगनेंसी में कंसीव कर जाते हैं। बट है कि रेगुलर 6 मंथ मैं कहती हूँ कि जो आप मेडिसिन से ट्राई कर रहे हैं तो 6 मंथ
कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, उसके लिए हम लोग बेहतर है कि आईवीएफ सेंटर जैसे सेंटर में भेज देते हैं। लेकिन जो चीज़ें संभव हैं, जहाँ की ट्यूबवेल ब्लॉकेज नहीं है या शुक्राणु के ना बन पाना नहीं है, दिक्कत जहाँ शुक्राणु एक भी नहीं है, तो वो सारी दिक्कतें अगर नहीं है और सारी चीज़ें ठीक है, फिर भी बच्चा नहीं फैला, तब कम से कम 6 महीना से लेकर के 1 साल तक तो नियमित दवाइयाँ लेनी ज़रूरी होती है। कई कपल से हमारी बात हुई है और आसपास के लोगों ने ये चीज़ कहना है कि डॉक्टर भावना के पास जो मरीज जाते हैं वो बांझपन से रिलेटेड बहुत हो जाते हैं। अब ये लोगों को उम्मीद है कि डॉक्टर भावना, अगर मुझे समस्या है तो डॉक्टर भावना से इलाज कराना चाहिए। तो ये क्या खास तरीके की इलाज आप करती है बाकी डॉक्टरों से? जी, एक्चुअली है कि मेरा जो बेहतर जोन है वो इनफर्टिलिटी है। मैंने इस समस्या को लेकर के दिल्ली में काम किया है और मुझे मज़ा भी आता है और ये मेरा इंटरेस्ट का जोन है। काफ़ी काम किया है, बड़े लोगों के साथ काम किया है, डॉक्टर विनोद मिश्रा के साथ काम किया है, जो कि सीताराम भारतीय हॉस्पिटल दिल्ली में रहते हैं। फिर मैंने कोचन में काम किया है डॉक्टर शुक्ला के साथ, जो आयुर्वेद स्पेशलिस्ट है, दोनों आयुर्वेद स्पेशलिस्ट है, जो दिल्ली का ज़्यादा नाम है। और यहाँ चूँकि एक आईवीएफ सेंटर तो नहीं रन करती मैं, बट है कि आईवीएफ का जो बेसिक प्रोटोकॉल है जो होना चाहिए और जो समस्या का जो बेसिक जांच जहाँ तक होना चाहिए, वो चीज़ें जो निकल के आनी चाहिए, दिक्कतें कहाँ हैं, और जो बेसिक ट्रीटमेंट जो होता है, जो जो कुछ खास नहीं होता, जिसका ट्रीटमेंट तो पहले दवाइयों से होता है, वो जो हम कर सकते हैं यहाँ पर, जो हम लोग एक छोटे सेंटर में मैनेज कर सकते हैं, कम से कम मैं उसको मैनेज करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ के लेवल से मैनेज नहीं होंगी, इनको हिस्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत है या फिर इनको हिस्ट्रोस्कोपिक फर्दर हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत है या फिर इनको अब आईवीएफ की ही ज़रूरत है, तो मैं बेहतर है कि उनको उस सेंटर में भेजती हूँ, जो मैं पहले खुद किया करती थी। अभी हमारे पास नहीं है तो मैं नहीं करती, बट एक दिन आएगा, कोशिश है। मैम, ये आमतौर पर जो सवाल है लोग करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि अभी जो कपल्स हो रहे हैं वो बच्चों को जन्म देने में काफ़ी डिले करते हैं। वो सोचते हैं कि हम 40 पार जाएंगे या पूरी तरीके से सीएट कर जाएंगे तब बच्चों को जन्म देंगे। ये एज क्या होना चाहिए? ये आम क्वेश्चन है कि किस एज में जो है बच्चों को जन्म देना चाहिए कपल्स को? अभी के लाइफ स्टाइल में जो पहले का जो माना जाता था कि 20 से लेकर के 35 साल भी ज़्यादा होता है, जो हम लोग एल्डरली प्राइवेट कहते हैं ना, बहुत देर से जो पहला बच्चा जन्म लेते हैं। जो नॉर्मल एज होता है 35 के बिफोर होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में भी आगे जाकर के कोई जेनेटिक सिंड्रोम होते हैं जो डेवलप होते हैं, जो बच्चे की मानसिक विकृति या फिर बच्चे का अच्छा ना बन पाना और कई सारे तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ बच्चे, मंदबुद्धि के बच्चे पैदा होते हैं, है ना। इसलिए बच्चों का जो आइडियल एज है वो 20 to 35 के अंदर ही होना चाहिए। ये जो बांझपन की जो शिकायत है वो होती क्यों है? ये बीमारी जो है या ये क्यों हो रहा है और क्या इसको बचने के लिए लोगों को करना क्या चाहिए? खास करके पुरुषों को, अगर पुरुषों में जो बांझपन की शिकायत है तो क्यों हो रहा है और इससे बचने के लिए उनको करना क्या चाहिए? ठीक है, तो पहले पुरुष की बात की जाए तो पुरुषों में होने का कारण है उनका लाइफस्टाइल। पहला तो उनका लाइफस्टाइल, जो ये टाइट कपड़े पहनते हैं, कपड़ों से शुरुआत किया जाए तो उनका टाइट कपड़ा पहनना है, जो जीन्स है, जो एक गर्माहट है। दूसरा कि हॉट सीट पे बैठना, गर्म जगह पे काम करना, जिससे शुक्राणु की कमी आती है। तीसरा, अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँ अपनी पढ़ाई के हिसाब से, जो अभी हम लोग हमारी प्रोफॉल्ट एज अ डॉक्टर जो हम लोग अभी जो यूज़ कर रहे हैं, जो हार्मोन्स यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग प्रोजेस्टेरॉन का मिसयूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं हम लोग प्रोजेस्टेरॉन का, जिसके कारण से हमारे आने वाले बच्चे में अभी तक तो रिपोर्टिंग कम है, बट जो मैं पढ़ रही थी, जो हमारे जो बाहर के लोगों में, बाहर के बच्चों में जो रिपोर्टेड है कि जो ये हम लोग प्रोजेस्टेरॉन यूज़ कर रहे हैं, जो इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं कुछ प्रोजेस्टेरॉन के पेटेंसी खत्म होने से, और उसका इतना मिसयूज़ हो रहा है, उसके कारण से आने वाले भविष्य में अभी होने वाले मेल बच्चों में हाइपोस्पीडियस, मतलब कि एक तरह का एनाटॉमिकल डिसऑर्डर है, उस तरह की चीज़ें, और बच्चों में विरिलाइजेशन, मतलब फीमेल तरह के टर्न ओवर होने के चांसेस है ना, ये सारे मेल बच्चों में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं हार्मोन्स का। तो ये डॉक्टर के पार्ट से मिसयूज़ ऑफ हार्मोन्स है, जिसको नहीं यूज़ करना चाहिए। जिसको मैं फोकस करना चाहती हूँ कि बिल्कुल गायनेकोलॉजिस्ट के लिए भी, और जो अदर देन नॉन गायनेकोलॉजिस्ट जो यूज़ कर रहे हैं हार्मोन्स को, उनको हार्मोन्स को लिमिट करना चाहिए उसके लिए।
बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये और इस पे डिप्रेशन भी बहुत बड़ा कारण है। हाँ, डिप्रेशन तो ये बढ़ते बढ़ते उम्र के साथ होने वाला डिप्रेशन हो गया, स्मोकिंग हो गया, ईटिंग हैबिट्स हो गया, बीमारियाँ हो गई, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीज़ें तो पहले से भी थी जो ये फर्टिलिटी के लिए मतलब रोल प्ले करती थी। ये सारी चीज़ें तो हैं पहले से थी और अभी भी हैं और ये बढ़ती ही जा रही है। डायबिटीज़ तो एशिया का नंबर 1 डिजीज़ बन गया है, मेल में है, तो बच्चों में डायबिटीज़ है, यंग आजकल तो 20 साल के बच्चों को भी डायबिटीज़ है, छोटे बच्चों को डायबिटीज़ है। इसके कारण से शुरू से इंसुलिन लेते रहते हैं तो शुक्राणु की डेफिनेटली उनको कमी होती है। और इससे कोलेस्ट्रॉल बचने के लिए क्या किया? इसके बचने के लिए ईटिंग हैबिट्स, गुड हैबिट्स, ईटिंग गुड हैबिट्स, जो जंक फूड्स खाते हैं उसको खाना छोड़िए, थोड़ा योगा करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइजेज वगैरह करिए, है ना, धूम्रपान से बचिए, शराब कम पीजिए। दूध, फल, हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे बेहतर दूध में आता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में आता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, है ना। और आपके हिसाब से खुश रहना चाहिए। हेल्दी नींद बहुत ज़रूरी है। जो मोबाइल जो है आजकल बच्चों में मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन है जो बच्चों की नींद, पढ़ाई, हर चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है। बच्चों को क्या, बूढ़ों को भी और जवान को भी, सभी को, मतलब ऑल आर अफेक्टेड बाई मोबाइल गैजेट्स। मोबाइल से बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए क्योंकि ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन इंजरी है ना, ये एक तरह का इंजरी अभी तो नहीं पता चल रहा है, बट है कि मुझे लग रहा है कि आने वाले इस साल में पता चलेगा। क्योंकि जितने भी डेवलप कंट्री है जैसे जापान है, चाइना है, ये सब ने बहुत कंट्रोल किया हुआ है, बट है कि इंडिया में इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। मतलब ये भी कह सकते हैं कि मोबाइल भी बांझपन ला रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली है। अब रेडिएशन का बहुत हज़ार है, उसमें अभी तो रोल तो ऐसा तो कोई अभी स्टडीज़ तो है नहीं, बस उसका तो स्टडीज़ है कि हाँ रेडिएशन से हज़ार है, बट है कि कुछ क्लेम हज़ार नहीं है, बट लगता है कि रेडिएशन से मुझे तो माइग्रेन होता है, मैं मोबाइल देखती हूँ तो मुझे माइग्रेन की इंटेंसिटी बढ़ती है। हाँ होती है, डेफिनेटली होती है, रेडिएशन से हज़ार होते हैं। तो ये थी डॉक्टर भावना और बता रही थी कि बांझपन जो है वो जो है खाने की जो है बुरी लत और स्ट्रेस, तनाव जो है वो बड़ा कारण है। इसके साथ साथ टाइट कपड़ा और मोबाइल का इस्तेमाल जिसकी वजह से आप कम नींद लेते हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपको जो है एक तरह से जो है बांझपन के शिकार बना रहा है। इसे बचने के लिए आप अपने खान पान को ठीक कीजिए, अच्छा नींद लीजिए, मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए। ऐसे ही जानकारी आपको हम लगातार देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।